मैं विनय जैन विजिल आईएएस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में सिविल सेवा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मुख्य परीक्षा से संबंधित एक वीडियो सीरीज़ चल रहा है। इस वीडियो सीरीज़ में हम अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के स्वरूप को न केवल समझते हैं बल्कि अभ्यर्थी जो गलतियां करते हैं उन गलतियों को भी हम यहाँ चिन्हित करते हैं और चिन्हित करने के बाद उन्हें उनका निराकरण हम करते हैं ताकि अभ्यर्थी एक गुणवत्ता युक्त उत्तर लिख सकें। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बारीकियों को समझते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे वीडियो का आज का जो टाइटल है वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का स्वरूप और विश्लेषण। यानी प्रश्न का स्वरूप कैसा है। स्वरूप का मतलब ये होता है कि उस प्रश्न की आपको एक समझ विकसित करना है, यानी प्रश्न की मांग क्या है। ठीक है, प्रश्न की मांग का अर्थ ये है कि आप अपने उत्तर को कैसे तैयार करेंगे। उत्तर को तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, उसकी आउटलाइन बनाने के लिए, उसमें फैक्ट्स डालने के लिए आपको ज़रूरी होता है कि आप उसका विश्लेषण भी करें। तो जब पहले हम विश्लेषण करेंगे उसके बाद हम उस प्रश्न के स्वरूप को ठीक से समझ पाएंगे। तो हम यहाँ पर एक प्रश्न का हमने सैंपल लिया है और अभ्यर्थी का जो उत्तर है उसको भी हमने लिया है और दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि अभ्यर्थी की कमियां कहाँ पे हैं और एक जो उनको जैसा लिखना चाहिए आंसर, वो आंसर कैसा होगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं और चूँकि हो सकता है आपको ये प्रश्न दिखाई ना दे रहा हो, चूँकि लेटर्स थोड़े छोटे हो गए हैं। हमारा प्रश्न है कि मौर्यकालीन प्रशासन पर एक लेख लिखिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न का ये जो स्वरूप है इसका यदि आप विश्लेषण करेंगे तो यहाँ पर दो बातें हैं। पहली तो बात ये है कि मौर्यकालीन प्रशासन ये आपका विषय है और उसका स्वरूप जो है वो है लेख लिखना है आपको, है ना, यानी नोट लिखना है इस पर एक आपको, है ना। तो राइट ए शॉर्ट नोट योर नोट ऑन आ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। इन दोनों बातों को समझना अपन को। अब आता है कि लेख में आप क्या क्या किन किन बिंदुओं को शामिल करेंगे। तो देखिए लेख में आपको सबसे पहले तो उस विषय यानी मौर्यकालीन प्रशासन में जितने भी हेड्स बनते हैं या जितने भी उसके पक्ष हैं आप या शीर्षक हैं, उन सभी शीर्षकों को यथासंभव आप उसमें शामिल करने का प्रयास करें। जहाँ कहीं भी लेख शब्द आता है तो उसमें आपको अपने विषय वस्तु को बहुत अधिक तथ्यात्मक रखना है, उसको डिटेलिंग नहीं करना है। दूसरी बात, उस विषय से संबंधित सारे पक्ष आपके उत्तर में समाहित होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, स्रोत बताया है ना, कि मौर्यकालीन जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की जो हमें जानकारी है, यानी जानकारी को आप क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। अब स्रोत में देखिए आपको मैंने फैक्ट लिखा हुआ है, मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेख। ये तीन स्रोत हैं जिनसे हमें जो जानकारी मिलती है, वो जानकारी क्या मिलती है, फिर उसको हमने आगे बताया है। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, उद्देश्य बताया है। आप जानते हैं कि हर एक राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के कुछ लक्ष्य होते हैं जिन्हें एक निश्चित प्रशासनिक ढांचे के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो अगर आप उद्देश्य लिखते हैं इस प्रश्न में, जैसा कि अभ्यर्थी अभी हम आपको बताएंगे उन्होंने इस चीज़ को मिस किया है, तो उद्देश्य लिखेंगे तो आपका जो प्रश्न है, आपका जो उत्तर है वो काफ़ी गुणवत्तायुक्त हो जाता है। देखिए मैंने उद्देश्य में क्या क्या लिखा हुआ है। साम्राज्य की एकता व अखंडता को बनाए रखना, पहली बात। दूसरी बात, साम्राज्य विस्तार करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और स्वराज्य की स्थापना करना। आपने देखा होगा कि ये हमने
स्रोत या जानकारी बताने के बाद उसके उद्देश्य बताए। अब उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो राजनीतिक प्रशासनिक स्वरूप था वो कैसा था, वो हमने यहाँ पे दिखाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासनिक स्वरूप लिखा हुआ है। प्रशासनिक स्वरूप में केंद्रीकृत प्रशासन था, अर्ध दैवीकरण था, सप्तांग सिद्धांत राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग हुआ करता था जिस पर पूरा राज्य व्यवस्था टिकी हुई थी, राजतंत्रात्मक पद्धति थी, चक्रवर्ती राज्य हुआ करते थे, पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी और राज्य कैसा था, एकीकृत था। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने डिटेलिंग करने से मैं यहाँ पे बचा हूँ और मैंने अधिक से अधिक फैक्ट्स को शामिल किया है। अब ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथा जो हमारा पक्ष है वो है आपका संगठन का। आप देखिए, संगठन किसी भी प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था में संगठन एक मेन कंपोनेंट होता है, उसका मुख्य घटक होता है। अब संगठन में भी देखें आप कैसे हमने लिखा है इसको। सबसे पहले हमने केंद्रीय प्रशासन लिखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था होती है, तो उसमें लिखा हमने केंद्रीय प्रशासन। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रांतीय प्रशासन बताया है, फिर मैंने स्थानीय प्रशासन बताया है, यानी संगठन का जो त्रिस्तरीय ढांचा था उसके तीनों बिंदुओं को हमने बताया है। फिर उसके अंतर्गत भी जो आपके फैक्ट्स हैं या जो उसके घटक तत्व हैं, उपघटक हैं, उनके बारे में भी मैंने बताया है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अधिकारियों के बारे में बताया, किस तरह के अधिकारी हुआ करते थे। तो अधिकारियों को क्या कहते थे, तीर्थ कहते थे। इस प्रशासनिक व्यवस्था में यदि आप अधिक से अधिक शब्दावली लिखेंगे, ग्लॉसरीज का यूज़ करेंगे, तो आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो काफ़ी वजनदार हो जाता है, अधिक अंकदायी हो जाता है। आप देख सकते हैं मैंने अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं सारी चीज़ों को पढ़ के नहीं बता सकता आपको। फिर देखिए मैंने यहाँ पर प्रमुख विभाग लिखे। प्रमुख विभागों के मैंने अध्यक्षों का भी यहाँ पे उल्लेख किया है। तो ये हो गया आपका केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में, केंद्रीय राज्य व्यवस्था में यहाँ पर जो आपका सर्वोच्च स्तर है उसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिटेल्स में बताया है कि साम्राज्य जो संचालित किया जाता था, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वो सम्राट राजा मंत्रिपरिषद की सहायता से करता था। अब आते हैं जो प्रांत थे वो चक्र कहलाते थे, है ना। तो ये प्रांतीय प्रशासन के बारे में थोड़ा बता दिया। फिर आता है स्थानीय प्रशासन। अब देखिए स्थानीय प्रशासन में जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उनका पदानुक्रम भी मैंने यहाँ पे बताया है कि सबसे पहले निचले स्तर पर ग्राम है, फिर संग्रहण है, फिर खारवटिक है, फिर द्रोणमुख है, फिर स्थानीय है, फिर आहार है, फिर विषय है और फिर उसके बाद चक्र या प्रांत है, फिर उसके बाद आपका साम्राज्य। ओके, तो ये हो गया उसका एक तरह से जो संगठन है, यानी प्रशासनिक संगठन की जो इकाइयां हैं वो इस तरह से। फिर आते हैं, हमने यहाँ पे देखिए नगरीय प्रशासन को बताया है ना। अब ये स्थानीय प्रशासन का ही एक भाग है नगरीय प्रशासन, और उसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, स्रोत इंडिका से मिलती है। और फिर हमने नगरीय प्रशासन के बारे में जो एक समिति, उनका एक प्रणाली थी, उस समितियों के बारे में हमने बताया। फिर हमने यहाँ पर न्यायिक प्रशासन को बताया, फिर उसके बाद सैन्य प्रशासन को बताया, फिर उसके बाद हमने गुप्तचर प्रशासन को बताया। और लास्ट में हमने, आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्क्लूज़न भी किया है। कॉन्क्लूज़न में यहाँ डिटेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो फैक्चुअल अधिक है। तो एक लाइन में मैंने यहाँ पे कॉन्क्लूज़न को समेट दिया है। लिखा है, मौर्यकालीन प्रशासन व्यापक एवं बहुस्तरीय व्यवस्था पर आधारित था। तो देखिए ये तो हुआ एक प्रश्न का आदर्श उत्तर हुआ। आदर्श उत्तर में आप देख सकते हैं, सबसे पहले अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि एक आदर्श उत्तर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला तो होता है प्रस्तुतिकरण होता है ना, कि आपका जो उत्तर है वो देखने में कैसा लग रहा है ना। और देखने में कैसा लग रहा है का मतलब ये होता है कि आपने उसका रूपरेखा कैसे बनाई है ना। पहले क्या लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, ये हो गई रूपरेखा। रूपरेखा के बाद फिर आते हैं आपके तथ्य। अब आपने किन तथ्यों को उसमें समाहित किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
तथ्यों को हमने अधिक से अधिक समावेश किया है। आप प्रश्न का प्रस्तुतिकरण भी देखिए, उसके सारे जो घटक हैं या जो रूपरेखा के माध्यम से हमने बनाए हैं वो सारे यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। अब हम आदर्श उत्तर के बाद एक जो अभ्यर्थी थे, मतलब थोड़ा सा वो अच्छे अभ्यर्थी हैं, उन्होंने इस उत्तर को कैसे लिखा उसको अपन सरसरी निगाह से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इंट्रो में इन्होंने लिखा, स्वरूप बता दिया मौर्य प्रशासन का, कि उन्होंने लिखा कि मौर्यकालीन जो प्रशासन था वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था, ना कि दैवीय राजत्व पर। अच्छा लिखा है। स्वरूप इन्होंने पहले लिखा है। तो देखिए, जो घटक है आपका उत्तर का वो एक घटक पूरा हो जाता है। लेकिन हमने जो बताया था आपको स्वरूप में, हमने आपको उसमें कई सारी चीज़ें बताई थी, है ना। तो इन्होंने लेकिन 2 ही पॉइंट यहाँ पे उल्लिखित किए। अब इन्होंने फिर बताया जानकारी, यानी स्रोत भी बताया है इन्होंने, ये भी अच्छा है। फिर देखिए, उसके बाद इनका जो उत्तर होता है वो एक प्रकार से दिशाहीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसका सिनॉप्सिस या आउटलाइन या रूपरेखा या जो ढांचा है या जो संरचना है उत्तर की, उसको ठीक से नहीं बनाया। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत। ओके, आपको हमने बताया था कि हमने राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का उद्देश्य बताया था, जो इन्होंने यहाँ पे मिस कर दिया है। ओके, इन्होंने यहाँ पे संगठन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना, और इन्होंने शुरू कर दिया है संगठन के बारे में लिखना। तो देखिए, यहाँ पे जब आपकी हेडिंग होती है तो जो परीक्षक है, मूल्यांकन करता है, उसको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाती है। और देखिए इन्होंने क्या गलती की है, संगठन नहीं लिखा यहाँ पे, फिर उन्होंने लिख दिया कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत, और सप्तांग सिद्धांत का यहाँ इन्होंने विवरण कर दिया है। ठीक है, अच्छा है। फिर इन्होंने लिखा सामान्य प्रशासन। अब देखिए, आप आंसर जो है दिशाहीन हो रहा है। अब ये लिखते संगठन, फिर लिखते केंद्रीय प्रशासन, फिर प्रांतीय प्रशासन, फिर उसके बाद ये लिखते स्थानीय प्रशासन। ठीक है, फिर इनको ये बताना चाहिए केंद्रीय प्रशासन में क्या था, थोड़ा सा डिटेलिंग, तो उसमें ये सारी चीज़ें आती केंद्रीय प्रशासन में, ये सप्तांग सिद्धांत भी आ जाता। अब ये चाहते यहाँ तो इस सप्तांग सिद्धांत को ऐसा लिखने की बजाय ये इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। जैसे ये लिखते बीच में राजा, है ना, अब इन्होंने लिख दिया यहाँ पे राजा, और राजा के बाद फिर ये सारी चीज़ें इस तरह से ये डाल सकते थे, क्योंकि सारी चीज़ें राजा के लिए ही हुआ करती थी। तो बाकी जो 6 चीज़ें हैं वो इसमें वो लिख सकती थी, जैसे कि अमात, जनपद, दुर्ग, वन, मित्र और कोश। ओके, तो ये इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरता और साथ में आपका प्रस्तुतिकरण भी इफेक्टिव हो जाता। अब सामान्य प्रशासन में देखिए, ये केंद्रीकृत प्रशासन लिख रहे हैं एक प्रकार से, लेकिन इन्होंने यहाँ पे केंद्रीकृत प्रशासन हेडिंग नहीं डाला है ना, हेडिंग यहाँ पे इन्होंने डाला नहीं है। अब देखें, यहाँ पे इन्होंने लिखा राज्य संचालन हेतु एक मंत्री परिषद होती थी जो राजा की सहायता करती थी। उच्च अधिकारी तीर्थ कहलाते थे, कुछ तीर्थ के इन्होंने नाम लिखे। अच्छा है। विभिन्न विभागों के विभाग भी लिखे, विभागों के कुछ अध्यक्षों के नाम भी लिखे हैं। न्यायिक प्रशासन में इन्होंने बताया दीवानी अदालत होती थी, फौजदारी होती थी, फिर उसके प्रमुख कौन हुआ करते थे, न्यायाधीशों को क्या बोलते थे। अब देखिए, न्यायिक प्रशासन में जो एक हायरार्की है वो भी इनको लिखना चाहिए था, कि जैसे सर्वोच्च स्तर पर राजा होता था, उसके अधीनस्थ ये न्यायालय होती थे, और इन न्यायालयों के जो अधीनस्थ होते थे वो ग्राम न्यायालय हुआ करते थे। ओके, तो इस प्रकार से लिखते तो और भी इफेक्टिव होता। फिर इन्होंने लिखा गुप्तचर प्रशासन, तो ये गुप्तचर प्रशासन के बारे में इन्होंने लिखा है। फिर देखिए इन्होंने क्या गड़बड़ी की है, जो चीज़ इनको बीच में रखनी चाहिए थी वो इन्होंने लास्ट में रखी है। इसमें देखिए इन्होंने लिखा भौगोलिक विभाजन। अब पहले तो ये जो है एक प्रकार से शब्द का चयन ही गलत हुआ है। यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था प्रशासनिक संगठन का पदानुक्रम, और फिर उसको ये लिखते इस तरह से, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है ये अच्छा है, मैं ये इसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, ये अच्छा है, लेकिन इसका जो क्रम है वो पहले आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इसको बाद में लिखा है। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पे, देखिए जो मौर्य प्रशासन है उसका इन्होंने कॉन्क्लूजन लिखा है। कॉन्क्लूजन में ये लिखा है कि मौर्य प्रशासन व्यवस्थित, जन केंद्रित होना मौर्य प्रशासन की प्रगति का कारण बना, और शासन केंद्रीकृत होते हुए भी
निरंकुश नहीं था। ठीक है, लेकिन कॉन्क्लूजन का मतलब, ये कॉन्क्लूजन में एक तरह से उसका स्वरूप बता रहे हैं। इनको ये लिखना चाहिए था कि ये जो सारी विषय वस्तु है उसका निष्कर्ष क्या निकला। तो निष्कर्ष ये निकला कि प्रशासनिक, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था बहुत व्यापक थी, बहुस्तरीय थी। तो ऐसा लिखते तो ये सटीक माना जाता। देखिए, जब हम परीक्षा में लिखते हैं तो हमारे ऊपर एक दबाव होता है, निश्चित तौर पर मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और दूसरी बात ये होती है कि इस दबाव को हटाने के लिए अभ्यर्थियों को निरंतर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और 3 घंटे के अंदर एक जो आपका टाइम फ्रेम होता है उसमें लिखने का प्रयास करना चाहिए। यदि अभ्यर्थी ऐसा करते हैं तो उनका जो उत्तर प्रारूपण है या उत्तर लिखने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात सब मैंने आपको बताई है। अब देखिए यहाँ पे, ये तो अभ्यर्थी का उत्तर हुआ। मैंने इसको एक ही स्लाइड पे इसलिए लिया है कि ताकि आप इसको ठीक से समझ पाएँ। अब आते हैं, हम एक-एक करके देखते हैं कि यहाँ पे अभ्यर्थी को क्या लिखना चाहिए पहले पेज में, उसने क्या लिखा है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने अवधारणा लिखा है, ठीक है, और फिर उसकी जानकारी लिखी है, स्रोत लिखा है, ये तो ठीक लिखा है। पर यहाँ पे देखिए जैसे उद्देश्य लिखा है तो उद्देश्य यहाँ पे इन्होंने मिस कर दिया है। तो यहाँ पे इनको उद्देश्य लिखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो उद्देश्य विहीन नहीं होती है। फिर आता है कि अब जो प्रशासनिक स्वरूप है राज व्यवस्था का, उसका हमने देखिए यहाँ पर एक खाका खींच दिया है, जिसको इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया है। इन्होंने उसको 2 भागों में बताया, पहले बताया है और कॉन्क्लूज़न में बताया है। तो ये थोड़ा-सा इनका जो एक क्रमबद्धता है, सिस्टमैटिक आंसर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमने संगठन लिखा है, यहाँ पे इन्होंने संगठन जैसे शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया है, इन्होंने यहाँ पे सामान्य प्रशासन लिखा है। अगर ये यहाँ पे संगठन शब्द लिखते तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता, और फिर संगठन के अंतर्गत क्या-क्या घटक हैं उनको लिखना चाहिए था। वो स्पष्ट नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना? यहाँ पे इन्होंने केंद्रीकृत प्रशासन जैसा शब्द नहीं लिखा है ना? तो अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा है केंद्रीकृत प्रशासन। फिर केंद्रीकृत प्रशासन में क्या-क्या था उसको हमने यहाँ पे डिटेल्स किया है। इन्होंने भी लिखा है, लेकिन थोड़ा-सा इनका जो क्रमबद्धता है वो सही नहीं है यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे आता है कि विभाग लिखी, विभाग इन्होंने भी लिखी थी। फिर आता है कि हमने एक जो पदानुक्रम था प्रशासनिक व्यवस्था का उसको हमने यहाँ पे उल्लिखित किया है, इन्होंने लास्ट वाले पेज में उल्लिखित किया है। ओके, तो ये एक यहाँ पे इनका मिस्टेक है। फिर इन्होंने यहाँ पे न्याय प्रशासन लिखा है, ठीक है, केंद्रीय प्रशासन का ही ये भाग है, लेकिन इसको इसके बाद लिखते तो और भी अच्छा होता। और देखिए फिर इन्होंने गुप्तचर प्रशासन लिखा है, ठीक, इस तरह से हमने भी इन चीज़ों को लिखा है, लेकिन हमने थोड़ा-सा इसको सिस्टमैटाइज़ किया है। अब देखिए यहाँ पे फिर इन्होंने लिखा प्रशासन का भौगोलिक ढांचा कैसा था, तो ये चीज़ है। हमने यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे पहले हमने पदानुक्रम बताया, पदानुक्रम के बाद स्थानीय जो प्रशासन का एक विशिष्ट स्वरूप था नगरीय प्रशासन, उसको भी हमने बताया है। और फिर हमने जो अन्य घटक थी सामान्य प्रशासन के अलावा या जो पदानुक्रम के अलावा, वो हमने यहाँ पे उल्लिखित किए हैं। आप देख सकते हैं न्यायिक प्रशासन है, सैन्य प्रशासन है और गुप्तचर प्रशासन। अब आपने देखा होगा इन्होंने न्यायिक प्रशासन तो लिखा और गुप्तचर प्रशासन लिखा, लेकिन इन्होंने सैन्य प्रशासन छोड़ दिया है। तो देखिए कहीं ना कहीं आपका जो फैक्चुअल है पार्ट है वो कम हो जाता है। ओके, फिर इन्होंने जो इंट्रो लिखा है वो एक्चुअली में कॉन्क्लूज़न जो लिखा है, निष्कर्ष लिखा है वो बड़ा लिखा है। निष्कर्ष इसमें स्कोप नहीं था इतना बड़ा लिखने का। यहाँ पर निष्कर्ष जो होता है आपका वो प्रश्न की विषय वस्तु से कनेक्ट होना चाहिए, जो कनेक्ट नहीं हो रहा है। इनका जो कॉन्क्लूज़न है वो स्वरूप इन्होंने इसमें बताया है। इस तरह से आपने देखा है कि हमने एक मॉडल आंसर के साथ एक अभ्यर्थी का जो उत्तर था उसका आपके साथ हमने तुलनात्मक विश्लेषण किया, और इस विश्लेषण में हमने ये जाना कि क्या क्या कमियां थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विजिल आईएएस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत हमारा एक टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, जो कि अभी हमने ऑफलाइन भी शुरू किया है। कम अभ्यर्थी हैं उसमें,
और ऑनलाइन भी ये चल रहा है। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसको शुरू कर सकते हैं। मैं अभ्यर्थियों से यहाँ कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम जो होता है वो एक प्रक्रिया के तहत होता है ना? और उसमें वो टाइम टेकिंग होता है। ऐसा नहीं होता है कि एग्ज़ाम डेट आ जाए और फिर आप एकदम से सब चीज़ें पढ़ लें, सीख लें, प्रैक्टिस भी कर लें, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो हम अभ्यर्थियों से ये कहना चाहते हैं कि वो सभी धीरे-धीरे इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपना एक रूटीन बनाएँ, अपनी कमियों को दूर करें और प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनकी विषय पर पकड़ और समझ हो सके और उनमें एक आत्मविश्वास पैदा हो सके। तो ये हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है, ये ऑनलाइन भी है और ऑफ़लाइन मोड पर भी है। हमारे 3 तरह के टेस्ट सीरीज़ चल रहे हैं। एक हमारा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है, दूसरा हमारा टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज़ है और तीसरा जो हमारा टेस्ट सीरीज़ है, वो एक सेक्शन वाइज़ है। जिस अभ्यर्थी की जैसी तैयारी हो, वो उस तरह से अपनी तैयारी को इस टेस्ट सीरीज़ के तहत प्रैक्टिस करके कर सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद।